नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। पत्रकारों के लिए सुनहरा दौर है। बिहार सरकार पेंशन देने की घोषणा कर चुकी है और अब शरद यादव हो सकता है मुफ्त में आपको ट्यूशन भी पढ़ा दें। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों के ज्यादा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। साथ ही उनके बयान से उपजे विवाद को जाति से भी शरद यादव ने जोड़ दिया है। विपक्ष ने जब मांझी पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री का अपमान था, और जब शरद यादव बोल रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है। सम्मान और अपमान की नई परिभाषा जानने के लिए आज ही जेडीयू छाप डिक्शनरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। दरअसल दलित शब्द नेताओं के लिए पार्टी के झंडे की तरह है, जिसका चुनाव के समय भरपूर इस्तेमाल होता है और बाद में पार्टी ऑफिस के पीछे भी उन्हें कोई देखना नहीं चाहता। उधर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोहरदगा में लोगों को गठबंधन की परिभाषा समझाते हुए कहा कि दो दल एक साथ मिलकर कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। उन्होंने सही ही कहा, क्योंकि वो 7 बार सरकार में शामिल होकर खुद के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और झारखंड बगल से गुजर चुका है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि किसान विकास पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार आतंकवादियों की मदद कर रही है। अब कौन ऐसा आतंकी है जो बैंक में 5,000 रुपए जमा कराकर 7 साल तक इंतजार कर और फिर पैसों के डबल होने के बाद बॉम्ब खरीदेगा? ये तो आपको अजय माकन ही समझा सकते हैं। और बिहार में एक पूर्व मंत्री ने कहा कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देनी चाहिए, इससे आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। अच्छा है कि मंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई, वरना भूख लगने पर वो आपके पेट का ऑपरेशन करवा देते। फिलहाल ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, डीएनए टेस्ट जरूर करेंगे। खबरों का पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार का मुखिया है और उस पर विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष के लोग हमला बोले तो मतलब निकालना आसान नहीं कि उस पार्टी में जिस पार्टी से वो व्यक्ति आता है उस पार्टी की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको लेकर कहीं ना कहीं दल के अंदर सोच भी ठीक नहीं है और वो दल में सर्वमान्य भी नहीं है। यह स्थिति तब और भी सीरियस और भी गंभीर हो जाती है जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उस व्यक्ति पर सवाल उठाने लगे और उसके बयानों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके निवास स्थान और समुदाय पर टिप्पणी करें। अब तक हमने जो कुछ भी कहा, आप भी समझ रहे होंगे हमारा इशारा बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ। तो गुरुवार को जीतन राम मांझी पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने टिप्पणी की। केसी त्यागी ने यहां तक कह दिया कि वो जेडीयू के लिए जंजाल बनते जा रहे हैं, यानी जीतन राम मांझी पार्टी के लिए जंजाल बनते जा रहे हैं। साथ ही केसी त्यागी ने अल्टीमेटम दिया, मांझी विवादित बयानों से बचें। केसी त्यागी एक कदम उनसे आगे पहुंच गए शरद यादव ने कहा कि जिस वर्ग से मांझी आते हैं उनसे सधी हुई भाषा की उम्मीद करना बेमानी होगी। ऐसे में उनके बयानों का मतलब निकालना बेमानी होगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को भी मांझी के बयान को अहमियत देने पर नसीहत दी है। 2 बयान सुना रहे हैं। जिस हिस्से से वो आए हैं उसमें जैसा आप सोचते वैसा वो नहीं बोल पाते या अपनी जो पीड़ा है उसको इधर तरीके से व्यक्त करते होंगे, लेकिन उसके मायने कोई उनके बयान का बहुत अर्थ लगाना इतना ही है कि आप जो है वो कोई बात होगी तो उनसे, मुख्यमंत्री है तो व्यक्तिगत तौर पर कोई बात होगी तो बात उनसे ही की जाती है। अब देखिए, शरद यादव कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जिस इलाके से आते हैं और इलाके का संदर्भ यहां जाति से है, तो मुख्यमंत्री जिस इलाके या तबके से आते हैं उनकी बातों के मायने निकालने की आवश्यकता नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। अब आमतौर पर हम और आप समाज में ऐसा तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या उसकी बातों का समाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है भैया, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये दोनों स्थितियां जीतन राम मांझी के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, बिहार वासियों की जिम्मेवारी उन पर है और उसी पार्टी के हैं जो बिहार के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाने की बात करती है। इसलिए पहला सवाल यहां यही है कि मुख्यमंत्री के बयान को गंभीरता से नहीं लेने की बात क्या मुख्यमंत्री पद का अपमान नहीं? अब देखिए, शरद जी गंभीर नेता हैं, बड़े नेता हैं। 1974 में पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। समाजवाद का दौर भी देखा उन्होंने और जेपी से प्रभावित भी थे। अब देखिए, क्या जयप्रकाश नारायण का समाजवाद यही था कि किसी मुख्यमंत्री के बयान को उसकी जाति या उसके इलाके या उसके तबके से जोड़ दिया जाए? क्या इसी विचारधारा को पुनर्जीवित करने की कोशिश आज की समाजवादी कर रहे हैं?
शरद यादव की राजनीति को जो लोग अच्छी तरह जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में है। यानी कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि मेरिट के ऊपर जाकर राजनीति देने की जरूरत है। और इसके पीछे देखिए उनका लॉजिक, उनका तर्क ये रहा है पिछड़े तबके को राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ना। पर आज ये हुआ दिलचस्प, देखिए आज उसी पिछड़े तबके का एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री पद पर है तो शरद जी उनकी जाति को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। शरद 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और उच्च सदन का काम देश हित में चिंतन करना होता है, विचार करना होता है और राज्यसभा में गुणी लोग ही जाते हैं, कम से कम अब तक तो यही अवधारणा है। पर शरद यादव क्या आज मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को कम करते नहीं दिखे? इसलिए सवाल यह भी है कि क्या अब उनकी पार्टी इसे मुख्यमंत्री पद का अपमान मानेगी? और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए जब आरजेडी में टूट की खबर आई थी, लालू प्रसाद यादव सड़क पर मार्च करते हुए पहुंच गए थे विधानसभा की तरफ। उस समय जब आरजेडी, जो इस समय जेडीयू के साथ है, उसी आरजेडी ने नियमों के उल्लंघन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया? जेडीयू की तरफ से बयान आया कि उदय नारायण चौधरी पर सवाल उठाना दलितों का अपमान है। यानी तब वो दलितों का अपमान था, पर आज वही जेडीयू सीधे तौर पर जाति या तबके पर सवाल उठा रही है, दलितों का अपमान नहीं। यानी सत्ता में रहने के बाद सवाल जब खुद के ऊपर उठ रहे हैं तो सिद्धांत को स्वाहा करने में जरा भी देर नहीं लगाई गई। तो क्या यह भी माना जाए कि माझी की जाति के बहाने जो निशाना बीजेपी पर जेडीयू लगाती रही है वो भी महज राजनीति से प्रेरित थी, ना कि दलितों से उसका कुछ लेना देना था? और यह सवाल देखिए इसलिए क्योंकि जब भी जीतन राम मांझी पर सवाल उठाए गए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, तो जेडीयू ने कहा कि यह दलितों का अपमान है, दलितों की अस्मिता के साथ इसे जोड़ा गया। तो क्या आज जेडीयू कहेगी कि शरद यादव का बयान दलितों का अपमान है? दरअसल यही हालात देखिए पिछले 60 बरस में इस देश में रहा। जब जिस दल की जैसी जरूरत रही उसने दलितों की अस्मिता की परिभाषा बदलने का काम किया, पर दलितों की स्थिति नहीं बदली। और यहां सवाल यह भी है कि जीतन राम मांझी जो अपने ऊपर के हर राजनीतिक आक्रमण को वर्ग विभेद के साथ जोड़कर देखते हैं, वो इस मामले में चुप है। अब उनका दलित प्रेम भी पार्टी के प्रति निष्ठा से टकराकर चूर चूर हो रहा है और वो भी नहीं बोलेंगे। और याद रखिए ये वही जीतन राम मांझी हैं जो दलितों की चिंता में दिन रात डूबे रहते हैं। बिहार की राजनीति में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद और भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आसू बीजेपी गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सुदेश महतो गठबंधन को अचानक क्रांतिकारी विचार मानने लगे। लोगों को गठबंधन का मतलब भी समझा रहे हैं। आई चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुदेश महतो का आज का बयान सुनाते हैं। पूरे भारत के सपने में, पूरा भारत जहां पर ये 2014 में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, पूरे भारत की जमात एक ठहराव से आगे चलने का निर्णय लिया है, वहीं झारखंड भी अब मिलजुल कर आगे जाने का निर्णय लिया है। और हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ आजसू पार्टी का गठबंधन करके एक मजबूत और स्थिर सरकार देने का संकल्प इस प्रदेश में लिया है और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आप समझ गए हुए कि सुदेश बीजेपी के साथ क्यों गए। राजनीति के इस दौर में देखिए सब कुछ सहूलियत के हिसाब से कैसे बदलता है, उसका उदाहरण ये भी था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुदेश महतो ने कहा था बीजेपी को झारखंड की जनता को बताना चाहिए कि सबसे ज्यादा शासन करने के बावजूद राज्य की स्थिति बदतर क्यों है। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय पार्टियां हमारी यानी झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए कि हमारी जरूरतों को कभी नहीं समझती हैं और हमारे साथ हमेशा धोखा करने का काम किया गया। उधर देखिए बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। बीजेपी के नेता तो सुदेश महतो को निशाने पर लेने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं देखे गए। यशवंत सिन्हा साहब वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सुदेश महतो को उनकी औकात दिखाने का काम किया। तो दोनों दलों के नेताओं के विचार ऐसे महान होने के बावजूद देखिए सुदेश महतो गठबंधन को महान साबित करने में लगे हुए हैं। तो सवाल उस जनता को लेकर भी है जिसके हित की बात हमेशा कही जाती रही है या आज भी भाषण में कही गई।
देखिए, आज इस लोहरदगा में सुदेश महतो सभा कर रहे थे। वहां पिछले चुनाव में भी उनके प्रत्याशी ही जीते थे। उस समय भी नारा खनिज संपदा का ही दिया गया और प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों के हक जैसे बयानों के जरिए सत्ता को साधने का लगातार काम हुआ। पर क्या कोई नतीजा जनता के पक्ष में निकला? जवाब जनता जानती है और इसका जवाब उन लोगों के पास बेहतर है जिनके यहाँ बेरोजगारों की फौज है। इतना ही नहीं, देखिए, बॉक्साइट के भंडार के बावजूद यहां एक भी उद्योग नहीं लगे। किसानों की स्थिति यह है कि किसान आज भी सिंचाई की सुविधा के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। यानी किसानों के हक की बात नारों से निकलकर जमीन पर आती हुई दिखी ही नहीं। सवाल जब भी पूछे गए, मामले को राज्य सरकार और विपक्ष के विधायक के बीच उलझा दिया गया। राजनीति को दो पार्टों के बीच पिसती रही जनता और जनता सवाल पूछती रही कि बिहार सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नंदनी डैम के नहर जो ध्वस्त हो चुके हैं उसे कब बनाया जाएगा। पर देखिए, जवाब कभी नहीं मिला। इसलिए सवाल यह भी कि क्या सत्ता में रहकर अगर विकास को वनवास में रखा गया तो उसकी जिम्मेवारी कोई तो लेगा। दूसरी स्थिति यह भी देखिए कि उसी जिले में ITI भवन का निर्माण हुआ, 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 3 साल पहले इसका निर्माण हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि यहां पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई। अब सुदेश महतो नौजवानों को बड़ा संबोधित करते हैं, तो जिन नौजवानों की राजनीति सुदेश महतो करते हैं उनके भविष्य पर ध्यान क्या दिया गया, वो उदाहरण आपके सामने है। पर मुद्दे को लेकर एक बार फिर मैदान में उतरने की कोशिश हो रही है। इसलिए सवाल यह भी है कि मुद्दों से गठबंधन के सवाल पर चुप्पी क्यों है। जिले में देखिए, बाईपास सड़क नहीं है तो पटरी पर विकास कैसे दिखेगा। पेशरार प्रखंड तो बन गया, लेकिन वहां न तो प्रखंड कार्यालय बना, ना ही वहां कुछ काम हुआ। और ये इलाका अभी भी क्षेत्र के ऐसे इलाकों में है जहां पर विकास की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची। क्षेत्र में बिजली, सड़क, पेयजल की तमाम समस्या पहले जैसी बनी हुई है। इसलिए सवाल ये कि दो दल आपस में किसके हित के लिए मिलते हैं, गठबंधन करने की वजह क्या होती है। सवाल यह भी है कि दो दलों के साथ आने में या अकेले जाने में क्या आज की तारीख में कोई अंतर रह भी गया है। कम से कम लोहरदगा में तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं दिखती। आगे बढ़ते हैं। देश में इस साल कमल खिला चुके पीएम मोदी झारखंड में कमल खिलाने की हसरत लिए शुक्रवार को झारखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री डाल्टनगंज और चंदवा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होने हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में रैलियां करेंगे। बीजेपी ने मोदी के सभा स्थल के लिए पूरी रणनीति बनाई है। ऐसी जगहों पर उनकी सभाएं रखी गई हैं जहां ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र वहां से कवर किए जा सकते हो। ऐसा महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी की सभा के बाद पार्टी को मिली सफलता पर एक बार फिर से मुहर लगाने की कोशिश है। ये एक्सपेरिमेंट वहां भी कामयाब हुआ। आशुतोष जुड़ रहे हैं इस खबर पर और भी जानकारी के साथ। आशुतोष के साथ चलकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष, ये बताइए कि क्या वाकई इसका कुछ फायदा हो सकता है, ऐसी जगहों को चुनना, ऐसी जगहों को पॉइंट करना जो ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर सके, इसका कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, वाकई क्यों नहीं। और मोदी इस मामले में पूरी तरह से माहिर है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, उसमें सफलता मिली है। तो जाहिर सी बात है झारखंड में भी कुछ इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं मोदी। और कल उनकी पहली सभा होने वाली है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और काफी अहम मानी जा रही है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि जिन 13 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है 25 तारीख को, वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरा झारखंड नक्सल गतिविधियों के चपेट में है। और एक सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद यहाँ पर उभर कर सामने आई है। ऐसे में मोदी के लिए चुनौती ये भी होगी कि वो नक्सलवाद प्रभावित इलाके में कितना अपना असर छोड़ पाते हैं, कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं और कितनी जनता उनकी बातों को समझ पाती है। तो आशुतोष, आप ये कह रहे हैं, मैंने पॉलिटिकल संदर्भ में थोड़ा सवाल पूछा था। चलिए, आप सुरक्षा पर अगर बात करें तो मुझे एक चीज और समझाइए। नक्सलियों के निशाने पर भी क्या नरेंद्र मोदी हैं? और ये डबल चुनौती है पुलिस वालों के लिए वहां पर। देखिए,
ये वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ पिछले दिनों आईबी की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि नक्सली गतिविधि पर जो नक्सल गतिविधियां हैं वो उसका असर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की रैलियों पर पड़ सकता है। और चूंकि आतंकवादी गतिविधियां, चूंकि रांची की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ बड़ी तेजी से आतंकवाद फैल रहा है। तो बड़ी समस्याएं यहाँ उभर कर सामने आ रही है। एक तो नक्सलवाद तो था ही पहले से, आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ रही है, तो सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। और जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, नक्सलियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी, इन सब के बीच राजनीति की भी कोशिश हो रही है। क्या कामयाबी मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सुरक्षा कर्मियों को भी? छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। मोबाइल के आने के बाद दुनिया सिमटकर मुट्ठी में आ गई। अर्थशास्त्री से लेकर सामाजिक विचारकों का भी कहना है कि 21वीं सदी में अगर विकास हो रहा है तो उसमें संचार क्रांति का अहम योगदान है। लेकिन जिस चीज से दुनिया मुट्ठी में होने की बात कही जा रही है वही चीज लड़कियों के लिए मुफीद नहीं है। और ये हम नहीं, बिहार के एक पूर्व मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि लड़कियों के मोबाइल रखने से मर्यादा तार तार हो रही है। हालांकि नेताजी के इस बयान का जोरदार विरोध भी हो रहा है। देखिए, मेन चीज है मोबाइल का जड़। इस मोबाइल को बच्ची को, छात्र छात्राओं को नहीं देना चाहिए। नेताजी का ये कैसा फरमान? लड़कियों को नहीं करना चाहिए मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल से मर्यादा होती है तार तार। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता रामाश्रय साहनी ने तालिबानी फरमान जारी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। साहनी ने अपने बयान में कहा कि लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया जाए। ये मोबाइल देते हैं, करप्शन का यही जगह है। पर्दे के अंदर आइए, इतना करप्शन है जो हमारी आज बेटी डांटी जाती है, कहता छात्र से चले गए, कहाँ चले गए। इसी के कारण है, मेन चीज है मोबाइल का जड़। इस मोबाइल को बच्ची को, छात्र छात्राओं को नहीं देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरी आग्रह है कि ये छात्राओं के लिए खास करके भी जाते हैं, छात्र के लिए जो उसकी मोबाइल की क्या आवश्यकता है। हम आप पदाधिकारी है, अफसर है, कोई काम है, किसान है, तो रखे हुए। पूर्व मंत्री जी के इस बयान पर महिला कॉलेज की छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। उल्टे मोबाइल के कारण लड़कियां सेफ है, कम से कम कहीं जाती है, अचानक अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने घर वालों को फ़ोन करके बता सकती है कि हम इस जगह पर हैं। तो इसलिए मोबाइल होना चाहिए। लेकिन राजनेता कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, आंदोलन करेंगे वो नहीं, मतलब अगर लड़कियों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो वो फिर लड़कों के ऊपर भी पाबंदी लगना चाहिए ना। लड़का लड़की तो दोनों बराबर है। सबसे पहले तो उनको अपनी बेटी पे फाउंडेशन डालना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना। और आजकल इतना एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो क्या वो सिर्फ वही यूज़ करेंगे? और लड़कियां क्या करेंगी? घर में सिर्फ रोटी पकाने के लिए है। उन लोगों को ना लड़कियों की तरक्की देखी नहीं जा रही है। लड़कियां अगर मोबाइल में नहीं रहेंगी तो जॉब कैसे करेंगी? उनके बॉस का फ़ोन कैसे आएगा? और वो कहीं ट्रबल में होंगी तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कैसे बताएंगी? या उनको पेरेंट्स उनको कैसे ट्रेस करेंगे? आप उनसे ये जवाब मांग के पहले लाइए। अगर मान लीजिए हम मोबाइल, अगर मेरी बहन है, मान लो हम लड़का है और मेरी बहन मोबाइल लेके जा रही है, तो क्या हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे? नहीं। तो फिर बाकी सारी भी तो बहन जैसी है, उन लोग अगर मोबाइल लेके जाएगी तो हम क्यों गलत करेंगे? और जहाँ तक बात है, अगर मोबाइल पे बैन करवाना है तो लड़कों का करवाना, क्योंकि लड़के गलत करते हैं। हम तो नहीं सुने कि लड़की किसी जाके लड़के के साथ गलत करती है, लड़का करता है। ऐसा बयान किसी नेता की जुबान से पहली बार नहीं आया है। पहले भी कई नेताओं और मंत्रियों की जुबान से ऐसे बेतुके बोल निकलते रहे हैं। आपको याद होगा, इसी साल जुलाई में बिहार सरकार के वर्तमान कला एवं संस्कृति मंत्री ने भी मोबाइल के इस्तेमाल पर कुछ ऐसा ही कहा था, जिसके बाद हर तरफ से उनकी आलोचना भी हुई थी। तो यही हकीकत है, नाम में राम है, लेकिन राम जी मर्यादा को आश्रय देने में परहेज कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।